40 साल की उम्र तक किसी भी महिला के साथ एक बार भी संबंध न बना पाने वाला मैं आखिरकार अपने पहले अनुभव के करीब था। उस पल मेरा पूरा शरीर तनाव और घबराहट से पत्थर जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भी पल फट पड़ूंगा। और वह साथी कोई और नहीं, मेरी अपनी साली पत्नी की बड़ी बहन थी। एक योग और फिटनेस इंस्ट्रक्टर होने के नाते उनका शरीर बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के एकदम कसा हुआ और सुडौल था। उन्होंने मेरी जांघ को सहलाते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, आखिर यह कितना बड़ा है? क्या मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ? इतना बड़ा कि जिसने आज तक किसी महिला का स्पर्श नहीं किया, वह 40 वर्षीय पुरुष अपनी पत्नी के बजाय अपनी बड़ी साली के साथ अपना पहला अनुभव कैसे करने जा रहा था? अब मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सामान्य समझ को पूरी तरह से पलट देगी और जिसका अंत आप सोच भी नहीं सकते। शुरू करने से पहले कृपया वीडियो के नीचे दाईं ओर सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दें। यह सब मुफ्त है। मेरा नाम राजेश है। इस साल मैं 40 का हो गया हूँ। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इस उम्र तक मैंने किसी महिला के साथ संबंध नहीं बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा स्वभाव अजीब है या मैं दिखने में बुरा हूँ। मेरी लंबाई 5 फीट 10 इंच है और मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है। मैं पिछले 15 सालों से एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर हूँ। लेकिन समस्या यह थी कि मेरा वह अंग बहुत बड़ा था। आपको यह मजाक लग रहा होगा, मुझे भी लगता था। 20 साल की उम्र में जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी, तब मुझे पता नहीं था कि समस्या क्या है। कॉलेज के दूसरे वर्ष में मिली उस लड़की का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी कही बात आज भी ताज़ा है। राजेश, मुझे माफ़ कर दो। मुझे डर लग रहा है। इतना बड़ा आकार दुनिया में कोई भी नहीं संभाल सकता। जब मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो वह रोते हुए भाग गई। तब मुझे लगा कि वह शायद ज्यादा ही नाटक कर रही है। दुनिया में संबंध न बना पाने जितना बड़ा कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगली लड़की और फिर उसके बाद वाली, सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी थी। हे भगवान, यह क्या है? राजेश, मैं इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। दूर रहो मुझसे। 25 साल की उम्र तक मैं 7 लड़कियों से मिला और सातों की सातों उस पल के आते ही खौफदा होकर भाग गईं। जब मुझे यह सुनने को मिला कि यह इतना बड़ा है कि किसी राक्षस जैसा लगता है, तो सच में मुझे मरने का मन किया। एक पुरुष के रूप में किसी चीज की कमी होना दुखद होता है, लेकिन किसी चीज का बहुत ज्यादा होना समस्या बन जाए, ये तो और भी बुरा है। 30 पार करते करते मैंने डेटिंग और प्यार की उम्मीद छोड़ दी। मुझे लगने लगा था कि हर लड़की मुझे राक्षस ही समझेगी, इसलिए शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। इस तरह 40 की उम्र तक बिना किसी महिला के साथ संबंध बनाए मैं बस किसी तरह जी रहा था। मेरी इस हालत को जो व्यक्ति देख नहीं पा रहा था, वह थी मेरी माँ। मेरी माँ हमारे शहर के सबसे बड़े मंदिर समिति की सक्रिय सदस्य हैं। उनका दायरा इतना बड़ा है कि शायद ही मोहल्ले की कोई ऐसी महिला हो जो मेरी माँ को न जानती हो। ऐसी माँ जब अपने बेटे को कुंवारा और अकेला देखती थी, तो उनका दिल कितना जलता होगा। राजेश, मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। इस बार तो मिल ले बेटा। महीने में 2-3 बार ऐसे फोन आने लगे। शुरू में मैंने विनम्रता से मना किया। अगर किसी को मेरी समस्या पता चल गई तो कौन मुझसे शादी करेगा? लेकिन माँ की रिश्ते ढूंढने की मुहिम कल्पना से परे थी। पंडित जी, मेरा बेटा, मतलब उसका कद भी लंबा है, नौकरी भी अच्छी है, स्वभाव भी अच्छा है। बस अजीब बात है कि अभी तक उसे कोई जोड़ीदार नहीं मिला। क्या आपकी जानकारी में कोई सुशील कन्या है? मंदिर की कीर्तन मंडली से लेकर सब्जी मंडी तक माँ ने हर जगह बिचौलिए की भूमिका निभाई। माँ की जिद इतनी जबरदस्त थी कि बाद में हमारे कुलपुरोहित तक ने मुझे मिलकर समझाने की कोशिश की। राजेश बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए कोई ना कोई जीवन साथी जरूर बनाया होगा। प्रार्थना करो और धैर्य रखो। माँ का यह डरावना अभियान लगभग 6 महीने तक चला, जब आखिरकार माँ ने गुस्से में फोन किया। राजेश, इस बार मैंने सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ ली है। वह पिछले 10 साल से मंदिर में सेवा दे रही है। उम्र 30 है, दिखने में सुंदर है और बहुत संस्कारी है। इस रविवार को मंदिर के बाद उससे मिल ले। मैं फिर मना करने वाला था, लेकिन माँ की आवाज में छिपी तड़प को महसूस कर गया। मैंने सोचा, बस इस बार मिल लेता हूँ और अगर बात नहीं बनी तो साफ साफ बता दूंगा। इस तरह मेरी मुलाकात प्रिया से हुई और मुझे सपने में भी नहीं पता था कि यह मुलाकात मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। प्रिया से मैं पहली बार मंदिर के पास एक कैफे में मिला।
सच कहूं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा इस बार भी वही होगा। लेकिन जैसे ही मैंने कैफे का दरवाज़ा खोला, मेरी सोच बदल गई। खिड़की वाली सीट पर बैठी वह मुझे देखकर धीरे से उठी। सफ़ेद सलवार कमीज, खुले लंबे बाल और चेहरे पर बिना मेकअप की सादगी। वह दुनियादारी की गंदगी से अछूती, एकदम पवित्र लग रही थी। नमस्ते, मैं प्रिया हूँ। उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। मैं उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। जी, नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने किसी तरह होश संभालते हुए जवाब दिया। बैठकर बात करने पर लगा कि प्रिया उन सभी लड़कियों से ज्यादा सहज थी जिनसे मैं आज तक मिला था। न ज्यादा बनावटीपन, न तेज तर्रार बातें। उसने बताया कि वह स्कूल में पढ़ाती है और सप्ताहांत पर मंदिर में भजन गाती है। बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। वे इतने मासूम होते हैं कि उन्हें देखकर मन पवित्र हो जाता है। उसकी हर बात मेरे दिल को छू रही थी। ऐसी संस्कारी लड़की क्या मेरे उस विशालकाय सच को स्वीकार कर पाएगी? मन में एक उम्मीद जागी। विदा लेते समय प्रिया ने ही पहले कहा, आज अच्छा लगा। क्या हम फिर मिल सकते हैं? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। 40 साल की उम्र में किसी लड़की से यह सुनना मेरे लिए चमत्कार जैसा था। जी, बिल्कुल। मुझे लगा मैंने शायद ज्यादा जल्दी जवाब दे दिया, लेकिन प्रिया ने बस मुस्कुरा दिया। एक हफ्ते बाद दूसरी मुलाकात, फिर तीसरी। हम स्वाभाविक रूप से एक रिश्ते में आ गए। या यूं कहें कि मैंने उसे जीतने के लिए पूरी जान लगा दी। प्रिया जी, आज मौसम अच्छा है, क्या हम सैर पर चलें? मैंने उस रेस्टोरेंट में बुकिंग की है जो आपको पसंद है। 40 साल का आदमी 20 साल के लड़के की तरह उत्साहित होकर प्यार कर रहा था। यह मेरी जिंदगी का पहला और शायद आखिरी असली प्यार था। प्रिया भी मेरी भावनाओं का सम्मान कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, चिंता बढ़ती जा रही थी। कभी न कभी तो वह पल आएगा। तब क्या प्रिया भी बाकी लड़कियों की तरह भाग जाएगी? जब हमें मिलते हुए 3 महीने हो गए, तब एक दिन कार में बात करते हुए माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया। प्रिया का चेहरा करीब आया और मैंने अनजाने में उसे गले लगा लिया। जब हम करीब आए और मेरा हाथ उसकी कमर पर गया, तो वह चौंक गई और मुझे पीछे धकेल दिया। राजेश, नहीं, ये ठीक नहीं है। ओह, माफ करना। क्या मैंने जल्दबाजी की? नहीं, वह बात नहीं है, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। हम धार्मिक संस्कारों वाले लोग हैं। शादी से पहले पवित्रता बनाए रखना मेरा उसूल है। इसलिए शादी से पहले यह सब बिल्कुल नहीं। उस पल मेरा दिमाग उलझ गया। निराशा तो हुई, लेकिन एक तरफ राहत भी मिली। अच्छा, समझ गया। मैं तुम्हारे संस्कारों का सम्मान करता हूँ। सच में? समझने के लिए शुक्रिया राजेश। उस दिन के बाद मैंने राहत की सांस ली। शादी से पहले तो कुछ होगा नहीं, और शादी के बाद हो सकता है वह मुझे मेरे उस रूप में भी अपना ले, अगर वह मुझसे सच्चा प्यार करती है। इसी उम्मीद में मैंने प्रिया का और ख्याल रखना शुरू किया। 6 महीने बाद मैंने फैसला कर लिया। एक अच्छे होटल में घुटनों पर बैठकर मैंने उसे प्रपोज किया। प्रिया ने रोते हुए हाँ कर दी। हमारी सगाई हुई, और 6 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हो गई। दोनों परिवारों के मिलन समारोह में माँ तो जैसे खुशी से हवा में उड़ रही थी। पंडित जी, हमारे राजेश का आखिरकार घर बस रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हर तरफ से बधाइयां मिल रही थीं। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, कम से कम बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जल रहा था। शादी की रात, सुहागरात पर क्या होगा? अगर प्रिया ने मुझे ठुकरा दिया तो? हर रात यही सोचता, क्या पहले बता दूं, या शादी के बाद धीरे धीरे आदत डालूं? आखिरकार मैं कुछ नहीं बोल पाया। डर था कि शादी टूट जाएगी। घबराहट के साथ शादी का दिन आ गया। अग्नि के साथ फेरों के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। लाल लहंगे में प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी। विदाई के बाद हम हनीमून के लिए गोवा रवाना हुए। एक खूबसूरत समुद्र तटीय रिसॉर्ट। डिनर के बाद जब हम कमरे में आए, रात के 10 बज रहे थे। प्रिया नहाने चली गई और मैं बिस्तर पर बैठा हाथ मलता रहा। दिल फटने को था। आज आज सब ठीक होगा, उसने कहा था। वह मुझसे प्यार करती है, मैंने खुद को समझाया। प्रिया बाथरूम से बाहर आई। सफ़ेद सिल्क की नाइटी में वह और भी मासूम लग रही थी। मैं ठंडे पानी से नहाने गया ताकि दिमाग शांत हो सके, लेकिन घबराहट कम नहीं हुई। जब मैं बाहर आया, प्रिया बिस्तर पर बैठकर कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी। मैं धीरे से उसके पास बैठा। प्रिया जी, अब हम पति पत्नी हैं। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने किताब मेज पर रखी। मैंने कांपते हाथों से उसे छुआ। जी, थोड़ा सा।
हमने धीरे धीरे एक दूसरे को चूमना शुरू किया। अंधेरे में जब हम एक दूसरे के करीब आए तो अचानक प्रिया का हाथ मेरे निचले हिस्से से टकराया। उसका शरीर एकदम सख्त हो गया। हे भगवान, ये क्या है? प्रिया ने एक चीख निकाली और तुरंत लैंप जला दिया। रोशनी में मेरे विशाल आकार को देखकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह यह क्या है? यह तो... प्रिया, शांत हो जाओ, मैं समझाता हूं। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सामान्य नहीं है। प्रिया ने चादर खींचकर खुद को ढक लिया और बिस्तर के कोने में दुबक गई, जैसे उसने कोई राक्षस देख लिया हो। राजेश, क्या यह सच में तुम हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो। तुम डर जाओगी इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। प्रिया ने अचानक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। हे ईश्वर, यह कैसी परीक्षा है? मैंने कौन सा पाप किया है? उसे ऐसे देखकर मेरा दिल टूट गया। आज ही हमने कस्में खाई थीं और अब वह मुझे एक परीक्षा या श्राप कह रही थी। सुबह के 3 बजे तक यही ड्रामा चला। वह रोती रही, प्रार्थना करती रही। मैं इसे सहन नहीं कर सकती, यह मुझसे नहीं होगा। अंत में वह सोफे पर सो गई और मैं छत घूरता रहा। शादी के बाद भी वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन हम चुपचाप वापस आ गए। 3 दिन का हनीमून एक दिन में खत्म। गोवा से लौटते वक्त फ्लाइट में उसने एक शब्द नहीं बोला। घर आकर भी वही हाल था। अलग अलग कमरे, अलग अलग खाना। प्रिया, हमें बात करनी चाहिए। मैं थक गई हूं, बाद में बात करेंगे। 1 महीना बीत गया। नई शादीशुदा जिंदगी नरक बन गई थी। मैं पास जाने की कोशिश करता, वह दूर हो जाती। एक रात मैंने तंग आकर पूछा, आखिर कब तक हम ऐसे रहेंगे? एक बार कोशिश तो करने दो। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे दिमाग में बस वही गंध है। मुझे डर लगता है, समझ नहीं आता? उसे देखकर मुझे खौफ आता है। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। सोफे पर बैठकर मैंने पूरी रात शराब पी। 2 महीने, 3 महीने बीत गए। हालात बदतर होते गए। रिश्तेदारों के सामने हमें खुश होने का नाटक करना पड़ता। अरे राजेश, नई शादी है, चेहरा क्यों लटका रखा है? मैं क्या जवाब देता? शादी को 6 महीने हो चुके थे और मैं अब भी वर्जिन था। मैं तनाव दूर करने के लिए शाम को पार्क में दौड़ने जाने लगा। एक दिन दौड़ते हुए मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे जीजा जी! मैंने मुड़कर देखा। टाइट लेगिंग और स्पोर्ट्स टॉप पहने एक महिला खड़ी थी। वह प्रिया की बड़ी बहन, मेरी साली अंजलि थी। अंजलि का घर हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन शादी के बाद हम ज्यादा नहीं मिले थे। अंजलि दीदी, आप यहाँ? मैं तो रोज वर्कआउट के लिए आती हूँ। आप अकेले? अंजलि एक योग और जुम्बा इंस्ट्रक्टर थीं। उनका शरीर प्रिया से बिल्कुल अलग था, भरा पूरा सुडौल और कसा हुआ। जहाँ प्रिया दुबली पतली थी, वहीं अंजलि में एक अलग ही आकर्षण था। जी, बस थोड़ा तनाव था तो निकल आया, मैंने कहा। चेहरा देखकर लग नहीं रहा कि सब ठीक है। प्रिया के साथ कोई झगड़ा हुआ क्या? मैं कुछ बोल नहीं पाया। अंजलि मेरे पास बेंच पर बैठ गई। जीजा जी, मैं भी शादीशुदा जिंदगी देख चुकी हूँ। शुरू में मुश्किल होती है। प्रिया थोड़ी जिद्दी है, पर ठीक हो जाएगी। अंजलि की बातों में एक अपनापन था जो मुझे घर पर नहीं मिल रहा था। खैर, ऐसे उदास मत रहिए। चलिए साथ में एक राउंड लगाते हैं। हम दौड़ने लगे। अंजलि की फिटनेस कमाल की थी। आगे दौड़ती अंजलि के सुडौल शरीर को देखकर मेरे मन में अजीब विचार आने लगे। नहीं राजेश, यह गलत है। मैंने खुद को झिड़का। तभी अचानक अंजलि आह करके गिर पड़ी। क्या हुआ? मैं दौड़कर उनके पास गया। शायद मोच आ गई थी। मैंने उन्हें सहारा दिया। घर पास ही है, मैं छोड़ देता हूँ। उनका हाथ मेरे कंधे पर था और उनका शरीर मुझसे सटा हुआ था। घर पहुंचकर उन्होंने कहा, इतनी मदद की है, चाय पीकर जाइए। मैं मना नहीं कर पाया। अंजलि का घर बहुत व्यवस्थित था। दीवारों पर उनके योग और डांस के मेडल टंगे थे। चाय पीते हुए अंजलि ने अचानक कहा, जीजा जी, आपको पता है मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ? मैं चौंक गया। क्या? प्रिया ने तो नहीं बताया। मैंने घर पर किसी को नहीं बताया है। मेरे पति डॉक्टर थे, पैसे वाले थे, पर... अंजलि रुकी। हमारा तालमेल बिस्तर पर बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही छोटे थे और 1 मिनट भी नहीं टिकते थे। मैं सन्न रह गया। एक भारतीय महिला का इतना खुलकर बोलना मेरे लिए हैरान करने वाला था। एक औरत के तौर पर मैं बहुत असंतुष्ट थी। इसीलिए हम अलग हो गए। अंजलि ने मेरी आंखों में देखा।
जीजा जी, आपकी आंखों में भी वही दर्द है। क्या समस्या है? मैंने न जाने किस हिम्मत से सच बोल दिया। मेरे साथ उल्टा है। मेरा बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि प्रिया डरती है। अंजलि की आंखें फैल गईं। इतना कि आज तक मैं किसी महिला के साथ संबंध नहीं बना पाया। शादी के 6 महीने बाद भी हम पति पत्नी की तरह नहीं रहे। अंजलि मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे तो हमेशा लगता था काश मेरे पति का बड़ा होता। जीजा जी, सच कहूं तो मुझे लगता है मैं संभाल सकती हूँ। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। ये क्या हो रहा है? तभी मेरा फोन बजा। प्रिया का फोन था। कहाँ हैं आप? खाना ठंडा हो रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा। दीदी, मुझे जाना होगा। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जल्दबाजी में मैं अपना पर्स वहीं भूल गया। घर आकर पूरी रात मुझे अंजलि की बात याद आती रही। मैं संभाल सकती हूँ। प्रिया के साथ फिर वही बेरुखी वाली रात गुजरी। अगले दिन मुझे पता चला मेरा पर्स गायब है। दोपहर में अंजलि का फोन आया। जीजा जी, आपका पर्स रह गया था। शाम को मिले? मैं वापस कर दूंगी और डिनर भी कर लेंगे। मैंने झूठ बोलकर प्रिया को टाल दिया और शाम को अंजलि से मिला, एक इटालियन रेस्टोरेंट में। हमने वाइन पी। थोड़ी देर बाद अंजलि का चेहरा सख्त हो गया। उसने देखा उसका पति किसी और लड़की के साथ वहां आया था। देखिए, वह मजे कर रहा है और मैं यहां डर रही हूं। अंजलि परेशान हो गई। हम वहां से निकल गए। जीजा जी, मेरा मूड खराब है। घर चलिए, थोड़ी और ड्रिंक लेते हैं। मैं जानता था यह गलत है, पर मैं गया। हमने विस्की पी। बातें हुईं। फिर अंजलि ने पूछा, तो क्या सच में आप अब तक वर्जिन हैं? हाँ। प्रिया बहुत बेवकूफ है। अंजलि उठी, तभी उसका पैर फिसला और मैंने उसे थाम लिया। हम बहुत करीब थे। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर थीं। राजेश, उसने पहली बार मुझे नाम से बुलाया। मुझे देखना है। उस रात सब सीमाएं टूट गईं। और जब उसने देखा, तो वह डरी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में चमक आ गई। हे भगवान, यह तो अद्भुत है। उस रात जो हुआ, वह मेरी जिंदगी का सबसे सुखद अनुभव था। 40 साल की कुंठा और अंजलि की 3 साल की प्यास, सब मिट गई। उसने मुझे अपनाया, पूरी तरह से। पहली बार मुझे लगा कि मैं राक्षस नहीं, एक पुरुष हूं। इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। हम छुप छुप कर मिलने लगे। मैं प्रिया से झूठ बोलता, आज ओवर टाइम है, आज मीटिंग है। हम शहर से बाहर घूमने जाने लगे। हम एक दूसरे के प्यार में पागल थे। मुझे पता था यह गलत है, पर यह सही भी लग रहा था। एक वीकेंड मैंने प्रिया से कहा कि मुझे कंपनी की तरफ से शिमला जाना है। असल में मैं अंजलि के साथ उदयपुर गया था। हमने वहां एक खूबसूरत झील के किनारे होटल में वक्त बिताया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राजेश, अंजलि ने कहा। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं छिपता। जब मैं वापस आया, तो घर पर भूचाल आ चुका था। प्रिया सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। मेज पर कुछ तस्वीरें थीं उदयपुर की। मेरे ससुर ने जासूस लगवाया था, क्योंकि उन्हें मुझ पर शक हो गया था। शर्म नहीं आई तुम्हें, मेरी अपनी बहन के साथ? प्रिया चीखी। अगले दिन पूरा परिवार जमा हुआ। ससुर जी ने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ भी रो रही थी। बेटा, ये तूने क्या किया? मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रिया और मेरा रिश्ता कभी था ही नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। ससुर जी चिल्लाए। मेरा तलाक हुआ। अंजलि का भी तलाक हुआ। हमारे परिवारों ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया। समाज ने हमारा बहिष्कार कर दिया। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहां भी बातें होने लगी थीं। लेकिन 6 महीने बाद हम एक छोटे से फ्लैट में साथ रह रहे थे। दुनिया हमारे खिलाफ थी, लेकिन हम साथ थे। अंजलि ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन जो पाया वह सच्चा है। आज 1 साल हो गया है। धीरे धीरे माँ ने बात करना शुरू कर दिया है। प्रिया ने अभी तक माफ नहीं किया, और शायद कभी करेगी भी नहीं। मुझे पछतावा है कि मैंने प्रिया को धोखा दिया, लेकिन मुझे अपने प्यार को पाने का कोई पछतावा नहीं है। 40 साल तक जिस शरीर ने मुझे शर्मिंदा किया, उसी ने मुझे मेरा सच्चा प्यार दिलाया। दुनिया क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने देर से ही सही, लेकिन खुशी ढूंढ ली है। आप होते तो क्या करते? समाज के डर से घुट घुट कर जीते, या बदनामी सहकर अपने प्यार को चुनते? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।
धन्यवाद।